हाँ जी भाई, स्टार्ट करें। एक ऐसा चैप्टर जिसको यूजुअली बच्चों को डर लगता है। इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही भाई ऐसा लगता है अंदर की इलेक्ट्रिसिटी जग गई हो। लेकिन आज के बाद आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। वो यार बड़ा आसान चैप्टर है। कार्बन्स का मॉडल लग रहा था, नहीं लग रहा था टफ। एंड की अगर कुछ रिएक्शंस हटा दी जाए तो चैप्टर कितना आसान है। ठीक है, वैसे ही ये चैप्टर है। चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आपको इजी लगेंगे और बाकी पूरा चैप्टर तो अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। और आप कहोगे भाई मजा आ गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के मजा आया था ना आपको, बिल्कुल वैसे ही मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आ जाइए जी, जल्दी आ जाइए। स्टार्ट करें। तो भाई पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हीट एंड केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली तीन ये मेन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो पढ़ना है हमें, फिर हमें पढ़ना है इट्स हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स। ये दो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। भाई हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। सो द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चार्जेस हैं क्या? भाई ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी भी एक मेटल में, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। हम ये कहें टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमें पढ़ना है वो कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक के बारे में जरा समझिए। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, कॉम्ब को रब करते हो ना ड्राई हेयर पे, और अगर आपने पेपर के छोटे छोटे पीसेस रखे हुए हैं, आप उसके पास में लेकर जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो चार्जेस डेवलप हो गए हैं, ये किस पे डेवलप हो गए हैं? उस कॉम्ब पे, जब आपने उसको रब किया है तब। ठीक है, रब करने से उसके ऊपर चार्जेस आ गए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा नहीं है कि जो आपने जब रब किया तो वो करंट यहां पे मारने लगेगा, यहां से फ्लो करके इधर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही है, रुकी हुई है एक जगह पर। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही बात यानी? सो द फिजिकल फिनोमिना अकर ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्टैटिसिटी। हाँ ठीक है, चार्ज ही आएगा। ठीक है, ऐसा कहां पे आपको देखने को मिलेगा? द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू आइसोलेटेड चार्ज बॉडी। और ऐसा कहां पे देखने को मिलेगा आपको? जैसे कि आप क्या कीजिए, कोई सिल्क का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, और उसके पास कोई ग्लास लेकर जाइए, ग्लास, तो आप देखते हो सिल्क उठकर ऊपर आ जाएगा। रब कर दो हल्का सा, आप देखोगे सिल्क जो है वो ऊपर की तरफ उठकर आ रहा है। ऐसा किसकी वजह से हो पा रहा है? क्योंकि जब आपने एक ग्लास रॉड को रब किया तो उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए, और जब आप सिल्क वाले कपड़े के पास लेकर जाओगे तो वो सिल्क को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। समझ आ रही बात यानी? अच्छा, इस केस में जो है वो अट्रैक्ट ही करता है। जो सिल्क वाला केस बता रहा हूं वो क्या है? अट्रैक्शन वाले। रिपल्शन कहां पे होता है जरा ये भी समझ लीजिए। जब टू लाइक चार्जेस होते हैं, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, वहां पर रिपल्शन होता है, दूर की तरफ भागते हैं। जैसे मैग्नेट के केस में, अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ केस पास में लेकर आओगे, नॉर्थ पोल, तो वो दूर की तरफ भागते हैं नहीं भागते हैं? या साउथ पोल लेकर आ जाओ पास में, तब भी वो रिपेल करेंगे। ऐसे ही अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तब भी वो क्या करेंगे? रिपेल। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इस केस में होती है अट्रैक्शन। सो बेसिकली लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द फिजिकल फिनोमिना अकर ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर द एग्जांपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लैपटॉप चल रहा है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसके? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? पहले तो आप ये समझिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम।
जैसे कि मैं कभी भी डिस्टेंस की बात करता हूं तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। जब भी टाइम की बात करता हूं तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। जैसे ही मैं लीटर बोलता हूं आपको समझ में आ जाएगा बात लिक्विड की चल रही है। जैसे ही मैं केजी बोलूंगा आपको बात समझ में आ जाएगी किसी सॉलिड चीज की चल रही है। जैसे ही मैं किलोमीटर या मीटर बोलूंगा आपको बात समझ में आ जाएगी कि डिस्टेंस की चल रही है। वैसे ही आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा कूलम तो आप समझ जाओगे बात किसकी चल रही है, चार्ज की। समझ आ रही बात या नहीं? क्योंकि जब अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो सेंटेंस में आगे पीछे कर देते हैं वर्ड्स और हमारे समझ में नहीं आता, तो हम उसकी एसआई यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये करंट दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए एसआई यूनिट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल सी। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी। 1 कूलम, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट इन 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही बात है नहीं? मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे तो उस पर कुछ और चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे काउंट करना शुरू करो, 1, जैसे कि मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए और ये मेरे पास थाली है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा हूं 1 2 3 4, ऐसे करते करते 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। ऐसे करते करते जब 6.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मैं इकट्ठे कर लूंगा, फिर उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको मैंने क्या नाम दिया है, 1 कूलम। जैसे 12 बनाना जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया, 1 डजन। इसी तरीके से जब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज। समझ आ रही बात है नहीं? इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, अभी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, आपकी बुक में भी दिया हुआ, वो कराऊंगा, ठीक है? अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। जब ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, नहीं हो गई? जबकि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे और 12 प्रोटॉन्स थे। अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज अगर उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है जिसकी वजह से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। होने तो चाहिए 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं। बट होता क्या है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज क्या आ जाता है, -2। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आया? चेंज नहीं भाई, चार्ज चार्ज, ठीक है जी? नोट में लिख दो, शायद आगे लिखा भी हो, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूं। यहां पे नोट में लिख लेना, like charges repel each other और सेकंड केस क्या है, unlike charges attract each other। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जरा वो समझिए। पहले अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पहले ही बता दिया मैंने आपको। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई मान लीजिए कोई भी दो चार्ज है, लेट्स से एक ये चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है Q2। भाई हमने एक लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसी लॉ को यहां पर भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपको पता है भाई कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, लेकिन यहां पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। समझ आ रही बात है नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे बचेगा Q1 ओवर Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले की आपको एज सच कोई ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं, एटलीस्ट 10th क्लास में आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज की बात आ गई तो लिखवा दिया गया है। इसके बाद अच्छा, ये गिवन बाय उन्होंने फॉर्मूला है यहां पर, समझ गए। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं, मेरे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने के उतने ही रहेंगे। समझ आ रही बात नहीं, जितने प्रोटॉन्स है उतने के उतने, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट चार्जेस जो हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, उनको ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, टोटल चार्जेस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, तो इनका जो टोटल चार्ज है वो कैसे मिलेगा आपको, इन सारे चार्जेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, जितने भी चार्जेस होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल Qn। ना इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली ना इस वाले की, समझ गए। बस प्रॉपर्टीज लिखी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए, याद करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।